नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमेश स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो एकदम मस्त होगा और आप लोग जो है रीट की तैयारी जो उसको कंटिन्यू बनाए हुए होंगे। देखिए, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। किशोरावस्था की विकास का अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर बी होलिंगबर्ग, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, अकस्मात परिवर्तनों का जो सिद्धांत है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए स्टैनली हॉल ने। आपको पता होगा कि किशोरावस्था को लेकर के दो विकास के सिद्धांत दिए गए हैं। एक है अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत जो कि दिया है स्टैनली हॉल ने, और आपको ये भी याद रखना है कि स्टैनली हॉल जो है इन्होंने एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी और साथ ही में इनको बाल विकास आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1893 में अमेरिका से बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी और सी की बात करें, होलिंगबर्ग और थॉर्नडाइक, तो इन्होंने जो है कर्मिक विकास का सिद्धांत दिया था किशोरावस्था को लेकर के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? देखिए, ये दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। वाइगोत्स्की जो है वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने जो है आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की। देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर शेषावस्था में? देखिए, वीर पूजा किसको कहते हैं? जब एक बालक जो होता है किसी एक व्यक्ति को लेकर के उसको अपना आदर्श मानता है और उसी के समान बनने की कोशिश करता है, अपनी आदतों को इस प्रकार से वो ढाल लेता है कि अपना आदर्श जो होता है उसी के समान वो बनने की कोशिश करता है। तो देखिए, इसी को वीर पूजा कहा जाता है और ये जो वीर पूजा की भावना है ये पाई जाती है आपके किशोरावस्था में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। देखिए साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है आपके कोहलबर्ग ने। देखिए, कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामक जो पुस्तक है ये कोहलबर्ग के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला जो प्रश्न है ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यवस्था निर्माण उन्मुक्ता, दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता, सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता, उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें आपको पता होगा कि कोहलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इसने कहानियों के माध्यम से जो है नैतिक विकास को समझाने की कोशिश की, जिनमें से एक प्रसिद्ध कहानी थी हिंज की दुविधा। देखिए, तो एक बालक जो है वो कहता है कि हिंज जो है, जैसे इन्होंने हिंज की कहानी सुनाई उसके बाद में बालकों से जब पूछा गया तो एक बालक कहता है कि हिंज को जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। तो वह बालक जो है नैतिक विकास को प्रदर्शित कर रहा है। किस कारण वो कर रहा है? क्योंकि उस बालक के मन में जो है भय है, और भय किस चीज़ का है? दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता। सो देखिए, यही जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? अंतर्निहित संभावित दंड। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कोहलबर्ग ने टोटल 3 नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से पहली जो अवस्था थी वो थी पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसमें आपको अच्छे से पता होगा कि 2 चरणों में उसको बांटा गया था। पहला चरण था दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता, 3 से 6 वर्ष का जब बालक होता है तब ऐसा व्यवहार वो करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति युयुत्सा का संबंध जो है किस संवेग से? देखिए, मैकडूगल जो है उसने टोटल 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है, जिसमें से क्रोध जो है उसका संबंध है युयुत्सा से। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं उन्होंने बताई है टोटल? तो जीन पियाजे जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने टोटल संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो है वो बताई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवस्थाओं के नाम उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को याद होंगे, और नहीं है तो एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहली अवस्था जो होती है उसको संवेदी या पेशीगामक अवस्था कहते हैं। उसके बाद में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये जो कथन है ये दिया गया है आपके रोस के अनुसार। रोस कहता है कि संवेग चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है। और वैलेंटाइन क्या कहता है दोस्तों? वैलेंटाइन कहता है कि संवेग किसी के प्रति विशेष लगाव का भाव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
रोस। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाल्यावस्था जो है उसको जीवन का अनोखा काल बताया गया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल जो है किसने कहा है? ये कहा है आपके कोल एंड ब्रूस ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें कि फ्राइड ने क्या कहा? फ्राइड ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन की निर्माणकारी अवस्था है, और किलपेट्रिक जो है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कोल एंड ब्रूस। क्षणिक संवेग प्रदर्शन की विशेषता पाई जाती है। क्षणिक संवेग जो है वो पाए जाते हैं दोस्तों बाल्यावस्था के अंतर्गत। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि संवेगों की तीव्रता अधिकतम कौन सी अवस्था में होती है, तो संवेगों की अधिकतम तीव्रता होती है वो होती है दोस्तों आपकी शेषावस्था में। और क्षणिक संवेग प्रदर्शन कब किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों बाल्यावस्था में। और बात करते हैं कि संवेग स्थिरता एक बालक कब दर्शाता है? जब वो किशोर हो जाता है, तो किशोरावस्था के अंतर्गत संवेग स्थिर होने लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था। देखिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाल्यावस्था जो है उसको किलपेट्रिक ने क्या कहा? ये अभी वो प्रश्न आ गया जिसमें मैंने आपको बताया था। तो किलपेट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता में प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों की भाग्यता। देखिए अभिवृद्धि जो है उसमें काफ़ी हद तक स्थिरता देखने को मिलती है बाल्यावस्था में। देखिए बाल्यावस्था में जो होती है ग्रोथ वो थोड़ी सी रुक जाती है, बालक में आंतरिक परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बाह्य परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो है अभिवृद्धि की स्थिरता आ जाती है, और जैसे बालक किशोर होता है एकदम से उसमें उसकी अभिवृद्धि जो होती है उसमें अपने को ग्रोथ देखने को मिलती है। सामूहिकता, देखिए सामूहिक भी हो जाता है बालक, ये जो है ये भी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए, समूह एवं खेलों में सहभागिता काफ़ी ज़्यादा होती है, और बाल्यावस्था को जो है टोली की अवस्था भी कहा जाता है, और खेलों की अवस्था भी अपन लोग कहते हैं। तो खेलों में काफ़ी ज़्यादा सहभागिता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। जिज्ञासा में कमी, देखिए साथियों जिज्ञासा पाई जाती है बालक में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कौन सी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, टोली की अवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए टोली की अवस्था अभी आपको बताई, टोली की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बाल्यावस्था के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए है अनावश्यक संग्रहण की प्रवृत्ति। बिल्कुल सही है। अनावश्यक संग्रहण जो होता है, बालक फालतू की चीज़ों को उठा करके रख लेता है, उससे लगता है कि ये मेरे काम की है, और सजीव चिंतन जो है बालक में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। बिना किसी उद्देश्य के भ्रमण करना, जी हाँ बिल्कुल निरुद्देश्य भ्रमण भी इसकी एक विशेषता है। समलिंगी समूह में रहना, देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो बालक के साथ, और बालिका जो होती है बालिका के साथ ही समूह बनाना पसंद करते हैं। यही चीज़ किशोरावस्था में विपरीत हो जाती है, और विषमलिंगी के साथ में जो बालक या बालिका जो होती है वो समूह बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए तीनों ही विशेषताएं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए हड्डियों की संख्या जो सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है बाल्यावस्था में। देखिए एक बालक जब पैदा होता है तब उसके अंतर्गत उसमें जो है टोटल 270 हड्डियाँ होती है, और यही हड्डियाँ जो है बाल्यावस्था में 350 हो जाती है। और बात करें किशोरावस्था की, तो अस्थिकरण किशोरावस्था या अपन कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था, उत्तर किशोरावस्था में जाकर के 206 जो है वो अस्थिकरण के कारण हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है बाल्यावस्था में। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं, और ऐसे ही कंटिन्यू और भी प्रश्नों के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। रोज़ शाम 7 बजे आपको ये जो क्लास है ये लाइव देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।